मऊ के यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मऊ नगर क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित व्यापारीगण, जिनके बदौलत मऊ पूरे देश में जाना जाता है, ऐसे तमाम, और जिनको महाजन कहा जाता है, ऐसे तमाम मऊ के श्रेष्ठी जनों को मेरा कोट कोट नमस्कार। आपकी वजह से ही मऊ की पहचान मिली है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं बालक था, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ता था डीएवी इंटर कॉलेज में, और बस स्टेशन में रहता था। उन दिनों मऊ को जिन लोगों के नाम से जाना जाता था, मैं बचपन में कई बार अपने पिताजी के मुंह से, क्योंकि पिताजी हमारे ऑफिस में नौकरी करते थे, कई लोग आकर के बैठते थे, इधर उधर की बातें होती रहती थी, मैं बालक के रूप में सुनता रहता था। उन दिनों भी मऊ के व्यापारी वर्ग का जितनी चर्चा होती थी, उन दिनों मऊ में डीएम नहीं होता था, एसपी नहीं होता था, तो मऊ में चर्चा किसकी होती थी? आज तो डीएम एसपी हो गए, थोड़ा ज्यादा समय भी बदल गया, हमारे जैसे मंत्री भी हो गए हैं, तो थोड़ा चर्चा अलग लोगों की होने लगी है। लेकिन उन दिनों नगर के जो श्रेष्ठी बोलते हैं, श्रेष्ठी बोलते हैं, उनकी चर्चाएं होती थी। और उनमें मुझे याद है अजमत रानी जी का, हकीम गियास जी का, एम गियास जी का, और माननीय लल्लू भाई, हमारे मित्र यहाँ बैठे सुशील अग्रवाल जी, जो हमारे सहपाठी भी थे, और अर्जुन टेक्सटाइल्स का पिताजी का, तो ये सब नाम हम लोग मऊ में सुन करके पढ़े। हम यहाँ कोई डीएम एसपी का नाम सुन करके पढ़े नहीं थे, हम नगर के श्रेष्ठियों का, नगर के महाजनों का, नगर के व्यापारियों का नाम सुन करके बड़े हुए हैं। और इसलिए मेरे मन में इच्छा थी, भाई ये नगर तो जिसका है उसको तो बुलाया जाए, जिसका है उससे तो बात किया जाए कि आप क्या चाहते हो, आप अपने नगर को क्या बनाना चाहते हो। उनकी इच्छा अगर ये बनाने की है तो वो बनना चाहिए, वो बनाने की है वो बनना चाहिए, क्योंकि नगर उनका है। तो इसलिए आप सबको आमंत्रित किया गया, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सबने हमारे आमंत्रण का सम्मान करते हुए, हमारे और आपको बुलाने में भी, हमारे जो आपके व्यापारी वर्ग के, एक तो अध्यक्ष जी खुद ही आपके समाज से है, आपके अंग है, लेकिन उनके अलावा भी उनके बाद की जो टीम है, उसमें भी नुपुर अग्रवाल जी बैठी है, संजय हमारे डिम्पल जायसवाल जी बैठे, इन लोगों की बड़ी भूमिका है इस कार्यक्रम को आयोजित करने की। मैं उन सबको भी इस मौके पे बधाई देता हूँ। और विशेष रूप से हमारे बीच जो लोग इस नगर की सृष्टि जब बैठे हुए हैं, मैं उनको, कुछ लोगों को, सबका तो संभव नहीं है ना ले पाना, लेकिन विजय तुलसियाब जी, गौरी शंकर खंडेलवाल जी, विजय सराफ जी, राम के विश्वकर्मा जी, हरियाणा प्रसाद गुप्ता जी, राम गोपाल गुप्ता जी, बालकृष्ण गुप्ता जी, भवानी प्रसाद खरड़ जी, इंद्र चंद्र केडिया जी, राजीव जौहरी जी, प्रेम रतन सराना जी, गोपाल कृष्ण बरवाल जी, विनय जायसवाल जी, ये कुछ नाम जो मुझे याद आया वो मैंने लिखने की कोशिश किया। हो सकता है इसमें थोड़ी कमी भी रह गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी का और उसके सभी, हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार और उसके समर्थन में खड़े सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं विशेष रूप से मंच पर जो लोग उपस्थित हैं, जिनका नाम अभी तक मैंने नहीं दिया, उसमें हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष तो है ही प्रवीण गुप्ता जी, हमारे संजय वर्मा जी का मैंने नाम दिया, मनोज राय जी जो हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष है, भरतलाल राय जी, विपल राय जी, बजरंग सिंह जी, संतोष वर्मा जी, नीलम सराफ जी, विनोद गुप्ता जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, मैं मदेशिया जो हमारे नगर के मंडल अध्यक्ष हैं, और तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम हमारे मित्रगण, और एक विशेष नाम जिनका मैं उल्लेख विशेष रूप से करना चाहूंगा, माननीय हमारे
वीरेंद्र राय इंजीनियर साहब, और उनका इसलिए इस ढंग से मुझे उल्लेख याद आ रहा है कि जैसे ही संकल्प पत्र उनके हाथों में आया तो एक इंजीनियर की जो पढ़ने की जो आदत होती है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही आदमी इंजीनियर होता है, तो एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ रहे थे, मैं देख रहा। और उनके पास तो माननीय कल्पना साहब के जमाने का अनुभव है। उस समय उन्होंने उनके हाथ में हाथ मिला करके मऊ को मऊ बनाने का जो उन्होंने काम किया है माननीय कल्पना साहब ने, उसमें उन्होंने हाथ मिलाया, उसमें उन्होंने सहयोग किया। लेकिन संकल्प पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा कि भाई साहब इसमें कुछ भी छूटा नहीं, सब कुछ आ गया। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे अनुभवी व्यक्ति का ये कमेंट बहुत ही मेरे दिल माने रखता है। मेरी टीम के लिए मैं सबकी पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम और हमारे जो व्यक्तिगत सहयोगी जो है उन सबको मैं इस मौके पे बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना एक संकल्प पत्र आपके जनता के चरणों में अर्पण किया है। अभी भाई साहब ने बोल रहे थे कि पार्किंग की बड़ी समस्या है बाजार में, तो पीछे से आवाज आई कि अरे संकल्प पत्र में उसका उल्लेख किया गया है। तो मैं बोल उठा, स्वाभाविक एकदम स्पॉन्टेनियस इसको कहते हैं, अचानक मैंने बोल कि आप कोई भी समस्या सोच लीजिए और उसका संकल्प पत्र में हमने उसका निराकरण खोज के रखा हुआ है। लेकिन ये संकल्प पत्र हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का। ये तब पूरा होगा जब आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे, तभी तो पूरा होगा ना। आप संकल्प पत्र हमारा पढ़ोगे, कमेंट उसमें करोगे और वोट किसी और को दोगे तो कैसे पूरा होगा? पूरा होगा नहीं होगा। तो अगर इस संकल्प पत्र को और अगर आपकी पार्किंग सहित तमाम समस्याएं जो हो रही है उनको अगर ठीक करना हो तो हम आपके उम्मीदों पे खरे उतर सके, इसलिए एक बार परीक्षा में बैठने का मौका दीजिए। हम परीक्षा में बैठिए, अंदर घुसाइए, सीट दीजिए बैठने की, काफी कदम दीजिए लिखने की, उसके बाद कोशिश कीजिएगा। अब बैठाएंगे ही नहीं तो कहाँ से क्या कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे जो वार्ता का प्रमुख कारण था यही था कि देखिए आपका जैसे मैंने कहा कि मैं तो बचपन से लेकर के इवन बीए में जब मैं पढ़ता था तो मुझे याद है कि कई हमारे शिक्षक लोग आपस में बातें करते, उनकी आपस की बातें मुझे स्थिति में है कि जैसे स्कूल में कुछ कराना हो, बच्चों के पानी की सुविधा करानी हो, उन दिनों शौचालय एक बड़ी विलक्षण चीज हुआ करती थी। आज शौचालय आम बात हो गई, मोदी जी ने कर दिया है, लेकिन उन दिनों किसी विद्यालय में शौचालय होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी सुविधा बन है। मुझे याद है कि ऐसी या लेबोरेटरी में अगर मान लीजिए कोई चीज कम पड़ रही हो तो मेरे फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर की मैं बातें मुझे याद है कि अरे फलाना बाबू से कहना करवा दी है, क्या चिंता करो। तो ये बातें नगर के सृष्टि जनों का इतना योगदान इस नगर में है, कोई भी कोना मौका नहीं होगा कि जो यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के महाजनों ने, यहाँ के भामाशाहों ने इसमें उतना योगदान न दिया। ये बात अलग है कि उनकी बनाई हुई तब कई चीजें मुझे बड़ा देख करके दुख भी होता है कि उनकी बनाई हुई, उनकी स्थापित की हुई कई चीजें आज समय के साथ उसमें क्षय हुआ है, उसमें वृद्धि नहीं हुई है। ये हमारे आपकी दुर्भाग्य है। अगर आप DAV इंटर कॉलेज को ही देख लीजिए, मैं गया था कुछ दिन पहले, उसके लिए मैं कुछ करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन देख करके बड़ी पीड़ा। ये भी उस जमाने में जब हमारे लोग रहते थे, ये लोग सृष्टि लोग योगदान देते थे, कितना चमकता था, कितना है विमान एक तरह से विद्या मंदिर माना जाता था और था भी, लेकिन आज उसमें मरम्मत के अभाव में, मरम्मत के नहीं होने के कारण उसकी स्थिति ठीक मुझे नहीं लगी। बाकी आप लोग भी आते जाते रहते हो। तो इस प्रकार चाहे हम विद्यालय की बात करें, चाहे अस्पताल की बात करें, चाहे बस स्टेशन, मैं जब राजनीति में आया तो उस बस स्टेशन से मेरा भावनात्मक लगाव था। मैं वहीं रह करके, मेरे पिताजी नौकरी करते थे, मैं वहीं पढ़ा लिखा हूँ, हाई स्कूल इंटरमीडिएट। तो पहला
मेरा पड़ाव हो में जैसे ही मैं गया तो मैं बस स्टेशन देखने गया कि चलो मेरी उस समय की स्मृति को ताजा करूँ और बस स्टेशन को देखूं। इतनी पीड़ा हुई, लगभग 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इतनी पीड़ा हुई कि घुटने तक का गड्ढा बस स्टेशन के प्रांगण में था। कई तो पुरानी जर्जर बिल्डिंगें, इसमें से पत्थर लटक रहे थे। अगर आप बिल्डिंग में खड़े हो जाए तो कौन सा पत्थर लटक करके आपको जख्मी कर दे, आपको घायल कर दे। इसका मुझे देख करके बड़ी पीड़ा हुई। मैंने उस समय तो मैं मंत्री भी नहीं था, मैंने अपने अधिकारियों के साथ अपने संबंधों को उपयोग करते हुए मैंने उनसे कहा भाई साहब क्या हमारे पास व्यक्तिगत की बात नहीं है और बस स्टेशन का कुछ कायाकल्प होना चाहिए। और उन्होंने हमारी बात का सम्मान करते हुए तुरंत राशि मंजूर की, पैसा मंजूर किया और काम शुरू हो गया। और आज सबसे अच्छे बस स्टेशनों में प्रदेश के सबसे अच्छे बस स्टेशनों में एक बस स्टेशन हो गया है। तो इस प्रकार कहना मैं ये चाह रहा था कि जो आपने बनाया था, इस मौके आपने, आपके पूर्वजों ने, माननीय धर्मदत्त जी का परिवार हो या माननीय तमाम ऐसे मुन्नू बाबू, लल्लू बाबू जैसे नेताओं और अग्रणियों का जो शहर था, जिसको आप लोगों ने बनाया था, वो मित्रों भारतीय जनता पार्टी के शासन के पहले के 25-30 साल में वो और उसमें गिरावट आई है, कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई उसमें सजावट नहीं हुई है। ये मैं कहना चाहता हूँ। आपको मैं उदाहरण दे दूं और उदाहरण दे दूं तो आपकी स्वदेशी कॉटन मिल थी, आपकी पता वाली बुनाई की और कढ़ाई की मिल थी, क्या हुआ उसको भाई? हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, जिसमें से आपको भी, आपके व्यापार में भी जो वस्त्र का सूट का व्यापार करते हैं, शायद वहीं से आपको सूता मिलता था, सस्ता पड़ता था, नजदीक में मिलता था, आपकी धुलाई का खर्चा बचता था कि नहीं बचता था? आज आपको वही धागे का काम करने के लिए, वही सूता बुनाई का काम करने के लिए हमारे सामान्य बुनकर हो, चाहे बड़ा साड़ी बनाने वाला व्यापारी हो, सबको उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन वही चीज आपको बनारस से, गोरखपुर से और यहाँ से और वहां से लानी होती है। तो ये मैं एक अनुभवी नेता को मैं जब मंत्री राजनीति में आया 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उनको मैं ऐसे ही मिलने गया, शुभेच्छा मुलाकात के लिए गया और मैंने यही सब बातें होने लगी मऊ की। तो मैंने उनसे निकला कि भाई साहब मऊ में तो हो नहीं रहा है मुझसे। तो उन्होंने कहा ये तो छोड़िए, इतना होता तो फिर भी ठीक था, मऊ में कुछ हो नहीं रहा है, इतना ज्यादा बाजार नहीं है, मऊ में जो था वो भी बर्बाद हो गया। ये कहिए तो मऊ का अच्छा वर्णन होगा। तो इस स्थिति में समाजवादी पार्टी, बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी की जो बीच में 25-30 साल जो सरकारें रही और उनके जो नुमाइंदों ने जिन्होंने शासन किया आपके नगर पालिका में, उनकी जो कार्यशैली थी वो ऐसी थी कि खाली अपना भला, अपने परिवार का भला, अपना पैसा इकट्ठा करो, पैसे। अभी माननीय देवेंद्र राय जी आपको कह रहे हैं कि भाई साहब आपने एक बड़ा अच्छा लिखा है इसमें अपने संकल्प पत्र में कि हम नगर पालिका के सारे चीजों का कंप्यूटराइजेशन करेंगे और किसी को छोटे बड़े प्रमाण पत्र की अगर आवश्यकता होगी तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन उसको मिल जाएगा। वो पढ़ करके वो कमेंट कर रहे थे कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार नगर पालिका में हुआ करता था। एक छोटा सा जन्म का प्रमाण पत्र लेने के लिए भी हजारों रुपया यहाँ देना पड़ता था। ऐसा समय नगर पालिका का इस मऊ ने देखा। तो इसमें से अब सवाल ये है कि क्या हम इन समस्याओं का बार खाली कैसेट बजाते रहेंगे या उन समस्याओं से जो व्यक्ति या जो संस्था, जो पार्टी, जो लोग निजात दिला सकते हैं उनको हम अपने शासन की बात को सौंपेंगे। अब मुद्दा ये, अब वो होगा कैसे? अगर आप मान लीजिए ताली बजाए बढ़िया से, हम खुश हो गए, आप जाके घर बैठ गए, 11 तारीख को भी आप घर बैठे हुए टीवी देखते रहे, तो क्या इस समस्या का समाधान होने वाला है? नहीं होने वाला है। आपको जैसे एक भाई यहाँ कह रहे, और ये बात मैं अक्सर कहता हूँ, एक भाई ने कहा दूसरे भाई को उसकी हमी भी बड़ी, हाँ ऐसा सही कह रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो। मेरा सवाल ये है, और मैं कई जगह ये कहता हूँ, देखिए हमारा जो प्रत्याशी है उसको जुम्मा 14-13 दिन मिलते हैं जाके, इतना बड़ा क्षेत्र है। आज ही में जैसे ही मैं अपने गांव से निकला तो अजय कुमार हमारे नगर पालिका चेयरमैन के प्रत्याशी है, वो हमारे गांव में बेचारा बस्ती में घूम रहा। तो आप
अब ये बताइएगा कि क्या 12 दिन में किसी भी आपको ही प्रत्याशी बना के खड़ा कर दिया जाए तो क्या आपके लिए मानवीय रूप से संभव है कि हर गली में हर घर में पहुंच करके आप सबका हाथ जोड़ सको? अगर चाहो तो वो भी नहीं करो। इसलिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ और इसीलिए ऐसी सभाएं करके आप जैसे लोगों से निवेदन किया जाता है कि भाई प्रत्याशी का हर जगह को ऊपर संभव नहीं। इसीलिए हम लोग काम में लगे हुए, बाकी नेता भी काम में लगे हुए, कोई उनके बिहार में अलग बस्तियों में जाता है। आज ही जैसा कि मैं कह रहा हूँ, इस समय इतनी बड़ी सभा में भी मैंने उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो अनुसूचित जातियों की बस्ती में जनसंपर्क करना है। तो मुझे लगा कि चलो वो एक तरफ काम करना है, हम दूसरी तरफ काम कर लेंगे। आप बताने ही तो हम आए थे और इसलिए हम यहाँ मऊ में हम इतने दिनों से बैठे हुए। तो मित्रों, इस बात की आप आग्रह किए बिना मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये एक ऐतिहासिक मौका मिला है मऊ की तकदीर बदलने का, मऊ की तकदीर संवारने का। इसको आप चूकिए, इसको मत चूकिए। मुझे मालूम है कि यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति में एक 1000 व्यक्तियों की क्षमता है, एक 1000 व्यक्तियों का की शक्ति है। आप सहस्त्र बाहु है। आप सभी लोग एक व्यक्ति जो बैठा है वो खाली 2 पांव वाला व्यक्ति नहीं है, आप सहस्त्र बाहु हो। आपके यहाँ 50 लोगों को आप रोजगार देते हो, उन 50 लोगों के ऊपर अन्य 50 लोग निर्भर करते हैं, उनके परिवार होते हैं, उनके कोई सूदा धोने वाला है, कोई आपकी सोने का पीछे काम करने वाला है, आपका जेवर बनाने वाला है। तमाम तरह के लोग आपसे जुड़े हुए। मुझे मालूम है कि आपके ऊपर बहुत ही इलाके की व्यवस्था आपके ऊपर आधारित है। हमारे गांव में हमारे कोई बच्ची, हमारे कोई घर का कोई लड़का जब भी हमें ज्यादा तंग कर देता है तो कई लोगों को तो विश्वास दे गए नौकरी चाकरी के लिए, बहुत जहाँ संभव होता है लगाते हैं। लेकिन जब एकदम कोई रास्ता नहीं सुनता है तो हम आप में से ही किसी को कहते हैं कि भैया जरा इस बच्चे को देख लो, हम भेज रहे हैं, जरा इसको देखो, इसकी रोजी रोटी अगर चल सकती है। सुशील अग्रवाल में बार बार तक करता रहता हूँ, ऐसा कुछ मौका आता है। आप में से कई लोग तो आपके ऊपर हजारों लोग निर्भर करते हैं। भैया आप उन हजारों में ओपिनियन मेकर हो कि नहीं, आप उनकी ओपिनियन को थोड़ा तो बदल सकते हो, कह तो सकते हो कम से कम, भैया ये ठीक नहीं है, ये करना चाहिए। जहाँ तक बदलाव की बात है, आप जानते ही हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है, कई बार मैं बात कह भी चुका हूँ कि मऊ नगर पालिका में ये तो मेरा चुनाव लड़ाने का या चुनावी राजनीति में एकदम डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का ये पहला ही मेरा मौका है। लेकिन मैंने जैसा सुना है वो क्योंकि मऊ का नजदीक का इलाका है तो मैंने देखा भी मऊ नगर पालिका में सच बताऊं तो पहली बार चुनाव हो रहा है, पहली बार वास्तविक लोकतंत्र आपको शायद दिख रहा होगा। ये जनता के बीच लड़ा जा रहा है। जनता जो भी फैसला करे हम सबको वो स्वीकार करना होगा और स्वीकार होगा। लेकिन अभी तक क्या होता था, किस्सा कुर्सी का होता था। एक आदमी पीछे और 2 आगे, पीछे वाला तय कर देता था कि इस बार इस कुर्सी पे ये बैठेगा और फिर सभी लोग उसके पीछे चल पड़ते। फिक्सिंग होती थी, जिस तरह से मैच की फिक्सिंग होती है कि भाई इस बार इसको जिताना है, इस बार ये जीतेगा, पहले फिर उसी हिसाब से सारे बैट्समैन जो है उसी दिशा में काम करने लगते हैं। तो अभी तक खाली यहाँ मैच फिक्सिंग हुई है, चुनाव नहीं हुए। चुनाव पहली बार में कल सलाहाबाद गया था, सलाहाबाद के एकदम एक खेत में दोनों बाजा दिखाई दे रहा था। खेत के अंदर हमारे उस प्रत्याशी ने बेचारे ने अपनी क्षमता के हिसाब से थोड़ी दरी बिछा दिया था, थोड़ा ऊपर धूप न लगे इसके लिए थोड़ा सा उसने वो कर दिया था। लेकिन एकदम खेत में बैठ करके, और खेत की जो जमीन थी वो भी उबड़ खाबड़ इतनी कि कई बार डर लगा कि बैठने हम लोगों के मोच आ जाएगी। इतनी ऐसी स्थिति में जाकर के हमने सभा किया, उसको ट्वीट भी किया, आप देख भी सकते हैं हमारे ट्विटर पे। तो इस बार मैंने वहां भी कहा था, पहली बार ऐसा नगर पालिका के चुनाव में हो रहा है, ये चुनाव जनता के बीच में हो रहा है और जनता को हम ही समझा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री समझा रहे हैं, सबका लोकतांत्रिक अधिकार है अपनी बातें कहने। लेकिन जब जनता के बीच में चुनाव हो रहा है तो आपको
जो बातें आज आप कह रहे हैं कि पार्किंग की समस्या है, गंदगी की समस्या है, मऊ में मच्छर की समस्या है, मऊ में ये समस्या है, मऊ में वो समस्या है, तो जो लोग आपके बीच अगर आवे अन्य पार्टियों के लोग, तो क्या आपका पूछने का अधिकार नहीं है? भैया आपने 10 साल 15 साल आप इसके चेयरमैन रहे हो, आप कुछ तो बताओ आपने किया क्या नगर के लिए? दोनों पार्टियों के लोग इस नगर के प्रतिष्ठाता रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, आपने किया क्या है भाई? मैं दस्तावेज मैंने लिख भी दिया है, लेकिन मुझे मौखिक जबानी याद है। अगर आप कहें तो मैं दर्जनों चीजें ऐसी गिना सकता हूँ जो अपने 1 साल के अल्पकाल में, छोटे से कार्यकाल में मंत्री के रूप में मैंने मऊ के लिए किया है। उसमें चीजें आप गिनाने लगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें आपकी स्थिति के लिए, मिर्जापुर के चौराहे का सुंदरीकरण, चाहे गाजीपुर के किराए का सुंदरीकरण, चाहे कलेक्ट्रेट में जो अपना सभागार था, अब ये तो राजनीतिक रैली हो रही, इससे बात नहीं कर सकते, नहीं तो मऊ में सरकारी मीटिंग करने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। आप जैसे 100-150 लोगों को बैठाना हो कहीं पे इज्जतपूर्वक, तो कोई जगह नहीं। तो मैं एक बड़ा ऑडिटोरियम भी बनाने की दिशा में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि जब तक वो नहीं होता है तब तक कुछ तो हो मऊ में। तो एक सड़ा हुआ सा ऑडिटोरियम मुझे ध्यान में आया, किसी ने कहा कि अभी तात्कालिक में तो यही हो सकता है, उसको मैंने रिनोवेट करवा दिया है, नया बनवा दिया है, आप कभी जाकर के देख लेना। उसका क्या मिर्जापुर से बड़ा गांव की तरफ लाइट की बात हुई। बड़ा गांव में कल्याण मंडप शादी के लिए 8 करोड़ रुपए का कल्याण मंडप बन रहा है। मिर्जापुर से बस स्टेशन मुंशी आने वाले रोड पे भी लाइट कुछ ही दिनों में जगमगाने लगेगी। लाइट का खंभे गिर गए हैं, वायरिंग का काम चल रहा है, आप चाहे तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार इस दस्तावेज में जो आज हमने रिलीज किया है, उसमें 50 ऐसे काम लिखे हुए हैं जिसको हमने 1 साल में या तो पूर्ण कर दिया है अथवा शुरू कर दिया है, आज कल जाकर के पूर्ण हो जाएगा। आप इन लोगों से पूछिए कि भाई आप ऐसे 15 काम बता दो, दो बार चेयरमैन, वही 11 काम बता दो, 6 काम बता दो कि जो तुम्हारे नाम पे लिखे जा सके। और आजकल इन लोगों ने एक स्टाइल क्या निकाली है कि AK शर्मा ने जो काम करवाया वहां जाकर के अपनी फोटो खिंचा ले रहे हैं और उसको ट्वीट कर दे रहे हैं कि ये काम तो हमने करवाया। अरे तुम्हारे क्या औकात है? तुम हो ही थी चेयरमैन, हो ही तो क्या कराओगे भाई? जब कराने का मौका था तब तो कराया नहीं। तो झूठ बोलने वालों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रेम और झूठ का शिकार वर्षों तक रहा है। अब कम से कम इससे हमें बाहर निकालना। मऊ को जैसा कि हमने, हमारी टीम ने, भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कि संकल्प किया है, मऊ को सुंदर, सुरक्षित और समृद्ध, आप उसमें पढ़ेंगे पहले जब 3 शब्द है बहुत महत्वपूर्ण शब्द, सुंदर, सुरक्षित और समृद्ध बनाने का हमने संकल्प किया है। तो आज देश और दुनिया बहुत आगे है और हमारे जो नगर होते हैं, किसी भी प्रदेश, किसी भी देश के चेहरे होते हैं, आईने होते हैं। जैसा हमारा नगर दिखता है वैसा ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा ही ये इलाका होगा। अगर मान लीजिए कोई बनारस में एयरपोर्ट पे उतरे, लखनऊ में एयरपोर्ट पे उतरे और लखनऊ की, बनारस की अच्छी प्रस्तुति हो, अच्छा लिखे, तो उसके मन में कोई उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी भावना जाती है कि अच्छा एरिया होगा, अच्छा इलाका होगा। उसी प्रकार कोई गाजीपुर की तरफ से आता है, कोई बलिया की तरफ से आता है, कोई आजमगढ़ की तरफ से मऊ आता है और उसको हमें सारे हमारे चौराहे, सारे हमारी बिल्डिंगें, सारे वो अगर काई लगी हुई है, गंदे ऊबड़ खाबड़ चिल्को वाले अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो उसका क्या उसका मन पे क्या असर पड़ेगा। इसलिए नगरों में काम करना, मैं नगर विकास मंत्री हूँ, इसलिए मैं खुद मानता हूँ कि नगर जो है बहुत महत्वपूर्ण इकाई होते हैं। प्रदेश के या क्षेत्र के या देश के आईने होते हैं, चेहरे होते हैं। दूसरी बात कि आप लोगों के पुरुषार्थ की वजह से, आप लोगों के परिश्रम, आप लोगों के उद्यम की वजह से जो नगर होता है वो क्षेत्र की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है। उत्तर प्रदेश में शहरीकरण का अनुपात बहुत कम है, थोड़ा बाकी एवरेज से, देश के एवरेज से, फिर भी
उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र का, नगरों का योगदान उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 65% माना जाता है। 65%। छोटे हमारे निकाय है, छोटी नगर पंचायत है, छोटी नगर पालिकाएं हैं ज्यादातर, फिर भी इनका योगदान है अर्थव्यवस्था में 65%। तो इस एक ऐसे महत्वपूर्ण इकाई को, हमारी सामाजिक व्यवस्था की इतनी महत्वपूर्ण इकाई को, हमारी आर्थिक व्यवस्था की इतनी महत्वपूर्ण इकाई को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भैया कोई भी हो हमें का हानि। इस भावना से अगर हम चलेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कौन हमारा अध्यक्ष बन रहा है, कौन हमारा नेतृत्व करने जा रहा है, किसके हाथ में हम मऊ की बागडोर देने जा रहे हैं। आज हमने, हमारी पार्टी का आग्रह था, कई बार यहाँ कहा गया हमको कि भाई हर निकाय में से ये अपेक्षित है कि वो अपने निकाय का एक संकल्प पत्र जारी करें। ये हम लोगों को सूचना है, कोई हमने अपने मन से बनाया जरूर है, लेकिन ये सूचना हमारी पार्टी की नेतृत्व की क्या निकाय का एक संकल्प पत्र होगा जो हमने पीछे क्या किया है। अगर कई जगह तो हमारी खुद की पार्टी नहीं है तो हमको भी बताना पड़ेगा कि हमने पिछले 5 साल में क्या किया। वैसे ही क्योंकि हमारी यहाँ पार्टी नहीं थी तो हमने अपने समय से शुरू करके कि हमने जब से नगर विकास मंत्री के रूप में मऊ का ध्यान देना शुरू किया तो क्या क्या हमने किया है, तभी क्या कुछ चीजें दिख भी नहीं, तो पीछे क्या किया और आगे हम क्या करने वाले उसका लेखा जोखा, जिससे कि आप जब अगले 5 साल बाद जब हम ऐसी जगहों पे मिले, ऐसे सभाओं में मिले तो आप पूछ सकते हैं हमारे यहाँ बैठे हुए लोगों को, भाई साहब आपने ये लिखा था इसमें तो कुछ हुआ नहीं, भाई साहब आपने लिखा था इसमें कितनी प्रगति हुई। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदाराना जो शैली है, जिम्मेदारी को कार्य करने की जो शैली है, उसका ये भाग है हमारा संकल्प पत्र, वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ये भी संभव है कि कोई बिंदु रह भी गया हो, उसका ऐसा कुछ नहीं होता कि बाद में संकल्प पत्र के अलावा चीजें नहीं हो सकती है। बैठे बैठे आपको भी नए बिंदु आ सकते हैं, हमें भी नए बिंदु आ सकते हैं, लेकिन एक समय पर मुझे इतना जरूर याद है, काफी व्यापक जनसंपर्क के साथ काफी व्यापक वार्तालाप के बाद अध्यक्ष जी से, उनकी टीम से, यहाँ बैठी हुई टीम के साथ जनता में, क्योंकि मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, यही हमारा नगर पालिका क्षेत्र नहीं, मेरा स्वयं का गाँव आ गया है, हमारे साथ पढ़ने लिखने वाले ऐसे हजारों लोग हैं जो हमारे सहपाठी रहे हैं, आज महत्वपूर्ण एज में है, जिम्मेदारी के पदों पे है, जिम्मेदारी को काम, उन सबके सहयोग से, उन सबकी राय स्वीकार करने के बाद इस संकल्प पत्र में कुछ बिंदु लिखे गए हैं जो लोगों के विकास में मुझे लगता है कि काफी योगदान दे सकते हैं। आप सबसे मेरी आखिरी बात मैं कर बात पूरी करूंगा, क्योंकि आगे भी हमारी मीटिंगें लगी हुई, वो ये है कि आज के बाद तुरंत, वैसे तो आप इस दिशा में काम कर ही रहे हैं ऐसा मुझे विश्वास है, फिर भी आज के बाद 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ, स्पीड के साथ और कमिटमेंट के साथ आप स्वयं के घर में, स्वयं के पड़ोस में, अगल बगल में आपके साथ काम करने वाले, आपके ऊपर निर्भर रहने वाले लोगों के बीच हमारी बातों को पहुंचाइए। मैं फिर से ये बात आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ, आत्मपूर्वक कह रहा हूँ, ये संभव नहीं है कि हमारा उम्मीदवार हर व्यक्ति के पास पहुंच सके, आप मानवीय रूप से संभव नहीं है। आप चाहे उसके लिए कुछ भी हमारा में कर सकते हैं, लेकिन मानवीय रूप पे आप उसको इस्तेमाल करते हुए मैं उसके बिहार पे, उसकी ओर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबसे कि उसका काम, भारतीय जनता पार्टी का काम आप स्वयं करने के लिए निकलिए और निकलना पड़ेगा। देखिए आप घर में बैठे रहोगे, आप मानोगे कि हम बस सोच लेंगे और परिवर्तन हो जाएगा, उससे होता नहीं, निकलना पड़ता है, निकलेंगे आप। और आप इतना ये भी मुझे विश्वास है, यहाँ बैठे हुए लोग, इस हाल में बैठे हुए लोग अगर तय कर ले, सच में तय कर ले कि भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित करना है, उसे कोई रोक नहीं सकता है, कोई ताकत नहीं। आपके अंदर जो शक्ति है, ये धराशायी कर सकते हो, उनकी आपके अंदर शक्ति है। तो मैं आपके उस बल को आपको याद कराने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया था। आप स्वयं हमसे कई गुना समझदार हैं, मैं तो आपका बालक हूँ, आपका छोटा भाई, इसलिए बहुत ज्यादा ये कहना नहीं है। मतदान के दिन 2 तरह की शक्तियां यहाँ काम करती, आप जानते हैं।
एक तो हमारे आप जैसे लोग या तो घर में बैठ जाते हैं या अपना बहुत हिम्मत किए तो अपना वोट डाल करके फिर आकर के बड़े गर्व के साथ मेरे यहाँ आज वोट डाल दिया। लेकिन अगर बगल में देखने की तकलीफ नहीं लेते हैं, भाई दादा ने डाला कि नहीं, चाचा ने डाला कि नहीं, चाची ने डाला कि नहीं, काका ने डाला कि नहीं, काकी ने डाला कि नहीं, तो ये भी थोड़ा सा आप चिंता करिएगा, कम से कम अपने परिवार जनों का, मोहल्ले का, पड़ोस का। क्योंकि जैसा कि आप किसी ने कहा भी कि दूसरा पक्ष जो है बड़ी एग्रेसिवली वोटिंग करने की का यहाँ परंपरा भी है, आप जानते ही। तो उसमें से अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़े, ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है। सभी लोग वोट डालें और नहीं डालना तो बिल्कुल इच्छा में नहीं डालना। आप अगर वोट नहीं डालते हैं तो एक तो आपने नुकसान किया भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा कि उस वोट पे कोई और जाकर के डाल के आएगा, कुछ और अपना चेहरा छिपा करके कोई जाएगा और उसके आपके वोट पे कोई वोट डाल आएगा तो दोबारा नुकसान, आपके नहीं वोट नहीं डालने सकता। तो इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आशीर्वाद देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का भी आशीर्वाद देने के लिए, और मैं व्यक्तिगत कहूँ तो मैं मंत्री बना तब से मेरे मन में कई महीनों से इच्छा अभी हो रही थी। सच बता रहा हूँ, एक चुनावी बात नहीं है, मेरी कई महीनों से इच्छा थी कि एक बार उनके लोगों से मिलना है, लेकिन समय संजोग कुछ ऐसा था कि पहला एक साल मैं अपने विभागों को थोड़ा कंट्रोल में लेने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि साहब बड़ी फरियादें थी, आप खाली मेरा मूल्यांकन इस बात से करिए पहले से कम हुई है कि नहीं हुई है, या पहले से बेहतर बिजली आ रही है या नहीं आ रही है। बाकी तो समस्याएं और कमियां जो है उनको ठीक करने के लिए पहला साल मेरा जो गुजरा है वो ऐसी चुनौतियों को थोड़ा उसको ठीक करने के लिए मैंने ज्यादा समय दिया। वो माना भी मेरा उतना नहीं हुआ है जितना हो सकता है, लेकिन अब अपना मिलना जुलना होता है। आप लोग भी लखनऊ आएंगे तो भी हमें याद करिए, हम भी मऊ आएंगे तो आप सबसे मिलने का परंपरा है। मऊ को बदलना है, मऊ को भी तो बदलना है। आखिरी बात ये कि आगरा में अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के वैश्विक नेतृत्व की सफलता का एक नमूना मैं आपको बताऊं कि G20 की कुछ मीटिंगें, G20 जो होता है वो दुनिया के सबसे धनाढ्य देशों का एक समूह है, और इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री उसकी अगुवाई कर रहे हैं, तो हमको उसकी अध्यक्षता मिली हुई है, भारत को अध्यक्षता मिली हुई है। G20 की कई मीटिंगें होती है भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में, वो मीटिंगें आयोजित हो रही है, कुछ हो गई, कुछ होने वाली। उन्हीं उसी कड़ी में आगरा और लखनऊ, बनारस में भी वो मीटिंगें हुई थी। जब मीटिंग का वो हो गया, फैसला हो गया कि आगरा में होगी, लखनऊ में होगी, बनारस में होगी, तो नगर विकास मंत्री, नगर विकास विभाग को ही उसका जिम्मा दिया गया कि आप लोग ही इसके प्रमुख आयोजक होंगे। मुझे बड़ी चिंता हुई कि आगरा बड़ा गंदा शहर है, बड़ा भीड़ भाड़ का इलाका, रिक्शे की धूप, रिक्शे का धुआं, यही उसकी पहचान बन गई है। तो आज तो उसकी पहचान खत्म होती जा रही धीरे धीरे। मैं बड़ा चिंतित था, आगरा गया, अपनी टीम के साथ बैठा, और सबके सिर पे जो है पसीना निकल रहा था, मैं देख रहा था, सबके सिर पे बल दिखाई दे रहा। लेकिन मैंने कहा भाई ये चुनौती है तो ये अवसर भी है। क्या हम भाई 2 महीने 1.5 महीने का समय था, मैंने कहा कि क्या इस चुनौती को हम अवसर में बदल सकते हैं, क्या इस चैलेंज को हम अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। और मैंने अपने टीम के साथ काम करना शुरू किया, और 2 महीने के अंदर भी तो आपके भी परिचित लोग वहां रहते होंगे, आपके भी मित्र रहते होंगे, व्यापारी वर्ग रहता होगा, आप उनसे पूछिएगा कि 2 महीने फरवरी के पहले का आगरा और फरवरी के बाद के आगरा जब मीटिंग हुई थी G20 की, उसमें कितना फर्क आ गया। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे सुंदर देशों के लोग, दुनिया के सबसे धनाढ्य देशों के लोग जो आगरा में मीटिंग के लिए आए, उन्होंने एक तरफ वाह ताज कहा, दूसरी तरफ वाह आगरा भी कर करके और उन्होंने कहा कि आगरा जो है वो दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक हो गया है। और उससे भी ज्यादा सुनिए, उससे भी ज्यादा ये कि भारत सरकार के जो अधिकारी उन मीटिंगों का कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, जो आयोजन में लगे हुए थे,
उनका कमेंट ये था, मेरे पास लिखित कमेंट है उनका व्हाट्सएप पे, SMS में, और उन लोगों ने स्वयं भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आगरा ने, लखनऊ ने, उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। ये काम करने से काम कैसे होता है? सिर्फ 2 महीने के काम के बाद आगरा, लखनऊ और अभी बनारस की मीटिंग हुई थी। बनारस में भी आप अभी जाइएगा तो वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी बनारस को विश्व स्तरीय भव्य और दिव्य बना दिया है, लेकिन इधर फिर से उसमें भी 4 चांद लगाते हुए G20 की मीटिंग के पहले और भी उसका सुंदरीकरण सुशोभित हो गया है। तो वो चीज मऊ में भी हो सकती है। हम 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने काम करें तो मऊ जो है सिंगापुर, जैसा कि किसी ने कहा कि सिंगापुर क्या, सिंगापुर से बेहतर बना करके आप सबके चरणों में प्रस्तुत कर। इसी विश्वास के साथ आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया और हम सब के बीच एक संपर्क और एक कड़ी हम लोग की जुड़ी, उसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ एक बार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, हर हर महादेव। अब ये मऊ का चुनाव आपके हाथों में सौंप करके मैं जा रहा हूँ। आपको भी